ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आसमान सैयद ऑफिशियल। आज के वीडियो में तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और जो भी क्वेरीज रही है मेरे व्यूअर्स की, उनका मैं रिप्लाई करूंगी। आज ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है बनाना ताकि जो कमेंट्स को मैं रिप्लाई करती हूँ, रिटर्न में लिख के देती हूँ मैं उन लोग को, आई डोंट फाइंड दैट अप्रोप्रिएट। सम ऑफ दी जो रिप्लाईज रहते हैं मेरे, सम ऑफ दी कॉमेंट्स, उनको आई थिंक दे रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। जैसे कि अगर कोई मुझे गाइडेंस मांग रहा है तो मैं उनको लिख के क्या दूँ, और अगर मैं टाइप करके दे देती हूँ, उनको कॉमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, बट दैट विल उस तरीके से वो अफेक्ट नहीं करेगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए एक डिटेल, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उनको चाहिए, थोड़ा सा लाइक वीडियो के थ्रू, या फिर अगर पॉसिबल हो सकता है तो आई विल अरेंज अ कॉल मीटिंग फॉर देम, वॉट एवर इज पॉसिबल। ऐसे लोगों का मैंने किया है, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आते हैं तो आई रिप्लाई टू देम, अगर जरूरी होता है तो आई अरेंज अ कॉल फॉर देम। तो दैट इज नेसेसरी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला कॉमेंट है भावनी, I scored 286 out of 600 in both 11th and 12th PCB combined. In class 12 PCB alone, I scored 202 out of 300. Okay, I belong to OBC category. Am I eligible for it? देखो, आपका एलिजिबिलिटी इसके अंदर क्या है, बिल्कुल आप एलिजिबल हो। आप 67 स्कोर कर रहे हो, 67% आपके अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। अगर आपका ये डाउट है कि 11th और 12th का कंबाइंड मेरा 47 आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 11th का जो परसेंटेज है वो मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ पास होना होता है, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा 12th स्टैंडर्ड का ही जो परसेंटेज है वो मैटर करता है। इनफैक्ट अगर आप ओबीसी से हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। 11th स्टैंडर्ड का स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है। कोई भी जो भी मेरा वीडियो अभी देख रहा है, 11th स्टैंडर्ड के स्कोर्स और परसेंटेज मत निकालते बैठो। 12th स्टैंडर्ड नेसेसरी होता है। 12th स्टैंडर्ड में आपका पीसीबी में 50% से ज्यादा आना चाहिए, विच इज शी इज एलिजिबल। हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन आवर स्टडी? बहन, एफिशिएंसी इंक्रीज करना है आपको। देखो, एफिशिएंसी मतलब आपको अगर पढ़ाई में ज्यादा एफिशिएंट होना है, उसके लिए मेरे लिए सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बताती हूँ वो है फोकस्ड रहना। आपका फोकस बहुत अच्छी तरीके से आपको बनाए रखना है। अभी आपका जो टाइम है वो पढ़ाई का टाइम है, आपको पढ़ाई पर ही अपना फोकस 110% रखना है। बहुत सारी सिचुएशंस आती है यार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नीट क्लियर कर चुके हैं, उनका बैकग्राउंड जाके देखो, फैमिली बैकग्राउंड, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखो, उनकी हेल्थ कंडीशंस देखो, लेकिन उनको पता है कि उनके लिए क्या प्रायोरिटी पे होना चाहिए और उन्होंने उसी चीज को प्रायोरिटी दी। ठीक है, तो उन्होंने बैलेंस किया। अभी आप इस चीज में ही अगर इसमें पड़े हुए रहोगे कि मैं जो है अभी तक के दोस्त लोगों से ही कट ऑफ नहीं कर पा रही हूँ, थोड़े महीनों की तो बात है, आपको अगर कट ऑफ नहीं करना आ रहा है देन मतलब आप तो जो है जो टॉप करने वाले ना, उन लोग के कंपैरिजन में आप 10% भी मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आपको सिर्फ इतना सा डाउट आ रहा है कि यार दोस्त लोग के साथ में कैसे मैं कट ऑफ करूं, कैसे मैं उन लोग के मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूं, उन लोग मुझे बुलाते हैं बार बार बाहर घूमने के लिए, बात करने के लिए, मैं कैसे ये हैंगआउट्स वगैरह कैंसिल कराऊं, ये बहुत ही माइनर सा प्रॉब्लम है। अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, कमिंग टू द टॉपिक, इसके लिए आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। मुझे जितने भी अब तक के 90% ऑफ दी जो भी क्वेरीज आई है, सबका रिवीजन से रिलेटेड है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स कैसे स्कोर करूं, और सबको मैं पूछती यार रिवाइज कैसे करते हो आप, मुझे ये बताओ। तो रिवीजन का ही उनका एक दिक्कत चल रहा है, मैंने उसमें भी एक वीडियो बनाया है। ठीक है, रिवाइज कैसे करना है और उस वजह से उसके मार्क्स कैसे कितने उसके बने। इन 2024 उसका एक मध्य प्रदेश का था, एक लड़की थी। तो यार फोकस के साथ अगर रिवाइज नहीं करोगे देन कैसे होगा, है ना। फोकस के साथ अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करोगे पूरे साल, तो एंड में आप वन शॉट देखते रहोगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है यार, अपना पढ़ाई में एफिशिएंसी बढ़ाना। मतलब क्या होता है कि आपने जितना 5 मिनट दिया है, सपोज करते 5 मिनट एक चीज को दिया है, कोई एक माइनर सा टॉपिक समझने के लिए आपने सपोज करते 15 मिनट दिया है, तो 15 मिनट में आपको 100% वो समझ में आना चाहिए। वो उतना ज्यादा एफिशिएंट आपकी पढ़ाई मानी जाएगी अगर आपको उतना समझ में आ रहा है तो। लेकिन अगर आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, आपको फिर से रिपीट करके देखना पड़ रहा है, पैक करके देखना पड़ रहा है, या फिर टीचर को आप बहुत ही सीरियस जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हो, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। आपका फोकस नहीं था, आपने उसको टाइमली रिवाइज नहीं किया, उसको उतना उसका टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए था, तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी ना। यही चीजें है यार, आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं। टेलीग्राम पे जाके देखो, एंडलेस चीजें आपके पास में मिलेगी। कोई ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे पास में मटेरियल नहीं था पढ़ने के लिए, मेरे पास में बुक्स नहीं थी। सब चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल है, एक से बेहतरीन टीचर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर, बहुत सारी चीजें हैं। बस अभी आपकी तरफ से आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हो, उतना बनाए रखते हो, 100% देते हो, दैट मैटर्स। नेक्स्ट इज अस्सलाम वालेकुम दी, आई एम इन 12th एंड ऑल्सो नीट एस्पिरेंट। जब मैं 11th में थी तो मेरा अच्छा स्कोर रहता था, अराउंड 600 610, बट धीरे धीरे मेरा ग्राफ डिक्रीज हो गया। मैं कितना भी हार्ड ट्रैक करूँ बट मॉक टेस्ट में 400 अबाव ही नहीं आ रहा है। प्लीज गिव मी सजेशंस।
वालेकुम अस्सलाम एम राफ़ी। देखो आपका कितना आया है, पहले 11th में मेरा अच्छा स्कोर रहता था। ओके, मतलब आप 11th स्टैंडर्ड से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अभी 12th स्टैंडर्ड में ऐसा हो सकता है कि आप 12th के बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो शायद आपका नीट में थोड़ा कम आ रहा है। वैसे तो आप बहुत अच्छा किए हो, आपने अगर 600 610 टच किया है, दैट मीन्स आपने बहुत मेहनत ऑलरेडी कर चुकी है। अभी अगर आपका 12 चल रहा है और 12 के साथ में आपको अगर नीट के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है, तो जितने भी आगे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के क्वेश्चंस रहेंगे ना, वहां पर भी मैं यही बोलूंगी कि 12th स्टैंडर्ड में भी आप हो, आपको जितना बनाना है परसेंटेज, उसके हिसाब से 10-20% आगे का सोच के रखो। 50% अगर आपको बनाना है, 60% बनाना है, तो 70% का कम से कम गोल आपको रखना है और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अब 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं ये चीज स्पेशली कहूंगी कि आपका सपोज करते हैं एक चैप्टर आपने लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, आपने बायोलॉजी का उठाया, वो आपने बोर्ड की अपने टेक्स्ट बुक से करी, आपने 100% वहां का कर लिया, वहां के एमसीक्यूज कर लिए, ट्रू फॉल्स कर लिए, ब्रीफ कर लो, सब कुछ कर लो, वन शॉट जो भी है, शॉर्ट नोट्स है, सब कुछ कर लेने के बाद में उसका टेस्ट दे दो, वो चैप्टर आपका हो गया है 100% प्रिपेयर फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसी चैप्टर को बिना एनसीईआरटी खोले, जितना आपका नीट के पीवाईक्यूज की बुक है या फिर पीडीएफ है, ये दो चीज में से कोई अगर एक चीज आपके पास में है, वो खोलो और उस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करने का ट्राई करो। जहां पे आप अटक रहे हो पूरा सॉल्व कर लो। हाँ, उसके बाद में एनालिसिस करना है, पेपर का एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट पेपर देना है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करना। तो उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस तभी के तभी करना है, उसी चैप्टर के साथ करना है, डिले मत करो, क्योंकि आपको बोर्ड्स को भी टाइम देना है और नीट को भी टाइम देना है। मैं अभी ऐसा नहीं कहूंगी कि अभी आपके बोर्ड से 100% बोर्ड्स पे ध्यान दो, नीट को भूल जाओ, नहीं। आपको नीट का थोड़ा तो पता होना चाहिए कि नीट में क्या चल रहा है, पेपर किस तरीके से सेट हो रहा है, तो दोनों तरफ की आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई मेरा फरवरी में पेपर खत्म हो जाएगा, मार्च में पेपर खत्म हो जाएगा, फिर मैं नीट का करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पीवाईक्यूज अभी करके रख लो। तो और ये चीज तो कभी सोचना ही मत कि मैंने एक बार इसको पढ़ लिया ना, अब मुझे इसको खोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको जरूरत है, आपको बुक्स को बार बार खोलने की जरूरत है, आपको दिमाग में बार बार रिकॉल करने की जरूरत है। अगर आप ये मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि एक बार में मेरा हो जाएगा याद करके, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इवन टॉपर्स जो होते हैं ना, वो उठते बैठते खाते पीते पढ़ाई करते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ते हैं, एक चीजों को अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं। एक टाइम में 100 बार पढ़ोगे, इट वोंट वर्क। एक बार में 100 चीजें मत करो, आप एक बार में एक ही चीज करो, मगर उसको हर थोड़े टाइम में रिवाइज करते रहो। दैट इज व्हाट आई मीन। नेक्स्ट इज यास्मिन शेख, कैन यू प्लीज सजेस्ट दैट कि आई एम एलिजिबल फॉर नीट और नॉट? आई कंप्लीटेड 12th in 2023 with PCB 47. Okay, and it's my drop now. I have realized I need 50% aggregate in PCB. So now I'm going to give my 12th again from private in April and I'm sure I can. ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल आप एलिजिबल हो फॉर नीट। देखो NIOS स्पोर्ट वाले जितने भी है ना, मैं एक चीज बता दूं, NIOS के बच्चे एलिजिबल है फॉर नीट। किसी भी तरीके की वरीज, टेंशन दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड होगा, प्रोग्रेस होगा, आगे प्रोसीड होगा, आपको हॉल टिकट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपका सेंटर नंबर मिलेगा, सेंटर प्लेस मिलेगी, कहाँ सेंटर लगा है, सब कुछ पता चलेगा। आप बाकी के बच्चों की तरह ही हो, आपका कैंसिल नहीं होने वाला, टेंशन में मत रहो। ओके, नेक्स्ट। हेलो दीदी, अनएक्सपेक्टेड था कि आपसे इतना अच्छे से समझ आएगा। आई एम फ्रॉम JK एंड लास्ट JK जम्मू कश्मीर। लास्ट ईयर मैं 15 मार्क्स से रहा था। ओके, इमरान जट, कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान, थैंक यू सो मच फर्स्टली एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके इतने अच्छे मार्क्स रहे हैं, आप बोल रहे हो सिर्फ 15 मार्क्स से रह गया था। पहले तो इसको नेगेटिव वे में लेना बंद करो, है ना। नेगेटिव वे में लेना इन द सेंस, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 15 मार्क्स से रह गया था, मैं एंटर नहीं कर पाया, ठीक है, उसको रिग्रेट करना, ठीक है, रिग्रेट भी करो, सब कुछ करो, लेकिन इस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बस इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करो यार। 15 मार्क्स से अगर आप रह गए हो, दैट मीन्स यू शुड बी प्राउड ऑफ इट फर्स्टली, ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स अगर आप रह गए हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 450 पे रुक जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो 550 पे रुक जाते हैं। अगर आपसे 15 मार्क्स से अगर आप रह गए हो, मतलब आपको 3 क्वेश्चंस की और मेहनत करनी है। आई एम नॉट सेइंग वो एकदम हलवा होगा, नहीं, वहां पर ही मेन कंपटीशन लाए करता है। आपको अभी और मेहनत करनी रहेगी, पिछली बार से और ज्यादा मेहनत करनी रहेगी, ठीक है। तो बस मेहनत करना है, उस चीज को लेकर डरना नहीं है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई गेस, आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि आप जो है पेशेंस रखना। अगर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी और पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है या फिर मैं बुक से पक गया हूँ, आपको और स्ट्रांगली मेहनत करनी है। यू हैव टू कम बैक मोर पावरफुली, ठीक है, और हो जाएगा। पेशेंस रखना है, डेडिकेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, अथर रजा ऑफिशियल, मेरा मेल का जवाब आपने नहीं दिया, बहुत अफसोस।
अथर रजा, आपने मुझे मेल किया था अथर रजा। ओके, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, राइट? हाँ, तो आपको मैंने जो चीजें बताई है, जो मैंने अभी बताई, एक लड़की का कमेंट था उस पर, वही कि आप 12th के साथ कैसे कर सकते हो मैनेज, बस उन चीजों को फॉलो करो, ठीक है? और क्या, बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है। तो आपका मैंने मेल का रिप्लाई किया है, आई गेस हमारी बात हुई है। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर उनका कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ इवन इन दिस वीडियो, वो लोग मुझे मेल करो यार, ठीक है? और मेल भी ऐसे नहीं कि एक के पीछे एक मेल करो, क्योंकि फिर वो पूरा स्पैमिंग हो जाएगी। आई वोंट बी एबल टू फाइंड द ऑथेंटिक मैसेज जो भी रहेगा, ठीक है? तो एक मेल करके छोड़ दो, अगर नहीं रिप्लाई आए तो 1 दिन 2 दिन बाद में आप फिर से एक मुझे मैसेज कर दो, बट स्पैमिंग मत करो। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो? ओके, डेली रूटीन में आपको देखो, डेली रूटीन आपको मैं एकदम ऐसे नहीं बता सकती हूँ आप कि आप कितने बजे उठो, कितने बजे ब्रश करो, कितने बजे नाश्ता करो, कितने बजे पढ़ा, नहीं, आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ रूटीन। आपको बस पढ़ना है, ठीक है? कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं, आपको गलतियां नहीं, क्या नहीं करनी है, वो मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। मैं आपको ये तो नहीं बता सकती आप कितने बजे सो, क्योंकि आपका रूटीन, आपकी बॉडी कैसी है वो आप बेहतर जानते हो ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी सोना प्रेफर करते हैं, और इस वजह से अगर वो अभी जागेंगे रात में, ठीक है, तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको ऐसे तो नहीं सजेस्ट कर सकती आप रात में जाग के पढ़ो, मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि आप दिन भर बैठ के पढ़ो। आपके लिए जो कंफर्टेबल है यार, मेरे लिए जो कंफर्टेबल था मैंने वही प्रेफर किया। मुझे ऐसा लगा मैं रात भर बैठ के पढ़ सकती हूँ, इवन नाउ मेरे सेमेस्टर्स के टाइम पर मैं भी रात भर जाग के पढ़ती हूँ, बिकॉज दैट इज द टाइम आई फाइंड मोस्ट कंफर्टेबल। अभी आपको क्या चीजें नहीं करनी है वो मैं आपको अगर बता दूं कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखने से मेरा मतलब है कि आपको अपनी स्लीप प्रॉपरली लेनी है। 8 आवर्स पर डे आपकी नींद होनी चाहिए। 24 आवर्स में से 8 घंटे आपकी नींद में जाने चाहिए, बाकी 16 घंटे आपके हैं पूरा पढ़ाई में दे दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, जंक फूड प्रेफर मत करो, जंक फूड कंज्यूम मत करो, क्योंकि अगर आप अभी पूरी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो लोग की 80-90% पढ़ाई हो गई थी, वो लोग पेपर पे भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, बट जस्ट बिकॉज उनकी एंड में तबियत खराब हो गई, उनका वो रिविजन वाला जो टाइम रहता है, जो बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है कि आपने जो पूरा साल जो आपने पढ़ा है ना, उसको जमा करने का, बटोरने का टाइम होता है, वो टाइम पर उनकी तबियत खराब हो गई, तो वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये आपको अभी प्रॉब्लम नहीं देगा, 4 दिन बाद देगा, 4 दिन बाद नहीं दिया तो 4 महीने बाद देगा। तो जंक फूड थोड़े महीनों के लिए कम कर दो, बंद कर दो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ठीक है? दैट इज व्हाट आई विल से। और क्या चीजें करनी है तो फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, और क्या करना है तो आप वीकली टेस्ट देने हैं, वीकली टेस्ट देके उसका एनालिसिस करना है। आप जितनी प्रायोरिटी मॉक टेस्ट देने के लिए आप जितना प्रायोरिटीज को समझते हो ना, उतना ही अगर आप एनालिसिस के लिए समझोगे तो शायद आपका जो परसेंटेज, आपका जो ग्राफ है ना, यहां से यहां पहुंचने को टाइम नहीं लगेगा। भाव्या वर्षने, born at Chandausi in poor family, live at my khala house, but due to distraction not control on myself, I does not study, please help. अच्छा, हेलो भाव्या, देखो डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में है, सब लोग का एक स्टेज रहा है डिस्ट्रैक्शंस का। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यू आर सेइंग, कि आसपास कोई तरीके की नॉइज की वजह से, लोगों की बात करने की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, या फिर पढ़ाई में आपका दिल नहीं लग रहा है, या फिर फ्रेंड्स के रिलेटेड या अदर इश्यूज है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, या कोई तरीके का मेंटल स्ट्रेस है, कुछ भी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आप मुझे मेल करो यार, ठीक है? आपसे बात हो सकती है मेरी, आप मुझे मेल करो, ठीक है? बट अगर पढ़ाई का अगर मैं अज्यूम करूँ कि अगर आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो बिकॉज ऑफ सराउंडिंग नॉइज, तो एक साइलेंट प्लेस चूज करो आसपास। अगर आपकी कोई लाइब्रेरी है तो अपने बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती है कि वो लोग नहीं मानते हैं कि आप पूरा दिन बाहर जाके कैसे पढ़ोगी लाइब्रेरी में, हाउ कैन वी सेंड यू टू अ पब्लिक प्लेस टू स्टडी। बट उनको आपको थोड़ा थोड़ा उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि लाइब्रेरी सेफ है या नहीं है, आपको खुद देखना पड़ेगा वो इन्वायरमेंट सेफ है या नहीं है। तो आपको एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट, साइलेंट इन्वायरमेंट लेके पढ़ाई करनी है, और अपने घर वालों को भी इंकरेज करना है कि थोड़ा कन्विंस करना है कि व्हेन आई एम स्टडिंग ट्राई नॉट टू मेक नॉइज, है ना? नेक्स्ट इज दीदी, प्लीज हेल्प मी हाउ टू क्लियर नीट। हाउ टू क्लियर नीट? नीट कैसे क्लियर करना है? पढ़ाई करनी है ना? और ऐसा कुछ अलग से नहीं होने वाला है, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। जितना सिलेबस दिया है उस सिलेबस को फॉलो करते हुए टिक करते जाना, ये चैप्टर हुआ है, इसका मॉक टेस्ट हुआ है, इसका मैंने पीवाईक्यूज किए हैं, इसके क्वेश्चंस राइट आए हैं, इसके अंदर इतने मार्क्स बने हैं, ऐसा चार्ट ही बना लो आप और वही फॉलो करो, ठीक है? उसका फॉर्मुला शीट बन गया क्या फिजिक्स में, वो चेक करो। फिजिक्स का आपकी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक आपको सही से रिकॉल हो रही है क्या, दिमाग के सामने इनऑर्गेनिक सही से जा रहा है क्या, रिएक्शन सारे आप सोने के समय अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप यहाँ करवट ले रहे हो, तो वो टाइम पे रिएक्शन रिवाइज करो केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स रिवाइज करो, है ना?
ये सब चीजें करो। पीवाईक्यूज के लिए मेरे लेक्चर, मेरे चैनल पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। 2024 का पेपर पूरा सॉल्व किया हुआ रखा हुआ है बायोलॉजी का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पिछले 10 सालों के, लाइक फॉर एग्जाम्पल नहीं 2024 से लेकर 2010 तक के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और ऐसे ही हम हर चैप्टर के करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर का मेरा एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज बना है उसका प्लेलिस्ट बन के रेडी हुआ है, उसी का हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। एंड अभी तक सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हुआ है, बट हम धीरे धीरे उसको भी सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो वो भी जाके सॉल्व करो। और वीडियो सॉल्यूशंस देखो यार, वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हैं मैंने, एकदम डिटेल में बनाए हैं। कहीं भी तरीके का हर एक ऑप्शन मैंने उसके अंदर ठीक है डिस्कस किया है कि अगर कोई ऑप्शन करेक्ट है तो वो क्यों करेक्ट है, और ये रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, ये भी मैंने डिस्कस किया उसके अंदर। तो ये आप लोग की हेल्प के लिए है। तो आप पहले सॉल्व करो और अगर कहीं अटक रहे हो तो फिर वीडियो को रेफर करो, है ना। जो पहले की गलतियां, ओके नेक्स्ट इज ओके प्ले जोन। गलतियां किए हैं उसका क्या करें, अब वो रिग्रेट नहीं जा रहा, अपने आप को ब्लेम करना। आपने क्या गलतियां किए हो आई डोंट नो एंड आई डोंट इवन वांट टू नो। कोई ऐसा कंपल्जन नहीं है कि आप मुझे बताओ, लेकिन आपने जो भी गलतियां किए हो उससे आपको सिर्फ लेसन लेना है। क्या आपने उस चीज से क्या सीखा, आपको उस चीज से क्या लॉस हुआ। जो लॉस हुआ है उसको याद रखो, गलती को भूल जाओ। जो लॉस आपका हुआ है वो गलती करने की वजह से, वो याद रखो। और गिल्ट में मत रहो, किसी भी तरीके के रिग्रेट में मत रहो। और उसको, वो चीज को, गलती के लॉस जो आपको हुआ है उस लॉस को याद रखते हुए आगे उसको मोटिवेशन बनाओ कि अब मुझे ये फिर से नहीं फेस करना है, इसलिए नाउ आई विल वर्क करेक्टली, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। और बस मेहनत करो। आपने गलतियां की हो, हर किसी ने किया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट कितने देना चाहिए, अगर आपका चैप्टर अच्छे से हुआ है नहीं हुआ है ये अगर आपको जानना है, पहले मॉक टेस्ट में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार 50% मेरा हुआ है, 50% तो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं। सेकंड मॉक टेस्ट दो, थर्ड मॉक टेस्ट दो, एवरेज निकालो, मेरे को 60% के ऊपर मेरे मार्क्स नहीं जा रहे हैं, इतने क्वेश्चन में थे, इतने क्वेश्चन मेरे रॉन्ग बन ही रहे हैं। अब देखो उसके अंदर क्या रॉन्ग आया है, उसको सॉल्व करो। 3 पेपर पहले आप सॉल्व कर लो, उसको एनालिसिस करो, उसको फिर से सॉल्व करो, फिर से एनालिसिस करो। जो रॉन्ग हुआ है ना उसको सॉल्व करो, खाली फिर से एनालिसिस करो, उसको करेक्ट करो। अब कहाँ पे गलती हुई है, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि 100 मॉक टेस्ट दो और 100 के 100 को करते जाओ, नहीं। आप गिनती के 3 से 4 मॉक टेस्ट दो एक चैप्टर के लिए। पूरा अगर सिलेबस का लेना है मॉक टेस्ट तो दैट इज डिफरेंट। अगर एक चैप्टर का अगर आप टेस्ट दे रहे हो 3 से 4 इनफ है। 3 से 4 टेस्ट देकर उसी को बार बार रिवाइज करो। मैं कभी ये नहीं कहूंगी आपको कि आपको जो है 10 टाइप की अलग अलग बुक रेफर करनी है, बिल्कुल भी नहीं। आपको लेनी है एक ही बुक, इतनी बुक होनी चाहिए, उसी को रेफर करना है, उसी को पढ़ना है, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतनी बार सॉल्व करने हैं कि अभी उसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ में आए कि यार ये तो पूरा सेम ही कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर तो खाली नंबरिंग्स बदल दिए। इतना आपको अच्छे से उतनी बुक हो जानी चाहिए। एक बुक लो, काम की बुक लो, उसी को सॉल्व करो। दिस इज आई विल द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम मी इन दिस वीडियो, है ना। आपको एक ही बुक लेनी है, उसको अच्छे से करना है। जैसे बायोलॉजी के लिए आपके एनसीईआरटी है, क्वेश्चन अगर आपको लेने हैं तो एक मैं आपको बता दूं, टारगेट पब्लिकेशंस का जो पेपर का बुक है, हाँ पूरा 2010 से है वो, या 2003 से है समथिंग, वहां पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। वो पूरे पेपर्स आप सॉल्व करो। या फिर अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो एमटीजी की बुक, एमटीजी फिंगर टिप्स होगी, या फिर एमटीजी की पीवाईक्यूज की बुक होगी, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। वो मेरे हिसाब से वो सॉल्व करो। उसके अंदर आपको जो सोल्यूशन है वो सिर्फ आंसर की के फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ भी है, तो वो हेल्पफुल होती है वो बुक। महक शेख, सिर्फ मैंने अब तक फिजिक्स नहीं पढ़ी, 12th 11th में पढ़ी थी, अब क्या करूँ, अब क्या शुरू करूँ तो होगा क्या। 11th और 12th में आपने फिजिक्स पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, अच्छा अब शुरू करोगे तो होगा क्या, हो सकता है ऐसे सवाल अगर आप कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आप खुद के मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका वीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ये नहीं सोचना कि ये मेरे से होगा क्या, क्यों नहीं होगा। अभी आपके पास में कितना टाइम है, दिसंबर है, ठीक है, हाफ मंथ दिसंबर का मान लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर थोड़ी टेंटेटिव डे आई है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना आपके पास में है। 1 महीना आपको रिवीजन के लिए छोड़ना है, तो अभी आपके पास में 4 महीने बचते हैं। आप फिजिक्स अभी भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि पहले आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को 110% कर लो, ठीक है, और उसके बीच में आप फिजिक्स को ऐड करते जाओ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम टाइम में अगर आप उसको कवर करोगे तो आपको फिजिक्स को ज्यादा टाइम देने मिलेगा, वरना आप फिजिक्स को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। और अगर अभी आप फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे लोगे तो आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीछे लैग कर जाएगा और लास्ट में आप हड़बड़ाहट में उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो जो ईजी है पहले उसको 100% क्लियर कर लो अपनी तरीके से, है ना। और चिंता की किसी को भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करना है। इतना आपको समझना है कि मेहनत करना इज द की, स्मार्ट वर्क करना इज द की। आपको उससे नहीं डरना है। अगर आप उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो देन डेफिनेटली
आप कहीं ना कहीं एक तरीके से आप खुद को फूल बना रहे हो, है ना, आप खुद को पागल बना रहे हो, क्योंकि मेहनत ही किया है हर किसी ने। अगर किसी ने टेस्ट क्लियर किया है, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है, अगर किसी ने क्लियर किया है तो मेहनत के थ्रू ही किया है। उन लोगों ने ये नहीं पूछा कि इसका कुछ और उपाय है क्या, इसका कुछ और सोल्यूशन हो सकता है क्या, नहीं, उन्हें पता था कि उन्हें मेहनत करना है, उसी से मार्क्स बनेंगे, उनको रिवाइज करना है, उनको पढ़ते रहना है, फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना, उन्होंने वो किया। अगर आप इस चीज का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर दैट, ठीक है। आर यूट्यूब लेक्चर्स इनफ फॉर नीट, देखो इसका मैं है ना एक वीडियो बना दूंगी जहां पे मैं आपको तरीके से बता दूंगी कि यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू आप कैसे नीट क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब लेक्चर्स का हाथ नहीं होता है। यूट्यूब लेक्चर्स आर जस्ट लेक्चर्स। ऐसे मैं आपको बता दूं, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स पड़े हैं यूट्यूब पर, लेकिन हर कोई यूट्यूब देखकर क्लियर नहीं कर पाता है। तो वो क्यों नहीं कर पाता है उसका भी मैं आपको एक समझा दूंगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरा फर्स्ट ईयर है, कोई गार्ड करने वाला भी नहीं है। देखो रेखा, हेलो रेखा, आप अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ कि शॉर्ट नोट्स बनाने में आपका क्या होना चाहिए। पहले आपको लेक्चर नोट्स बनाने हैं उसके लिए, ठीक है। लेक्चर नोट से जो आपको समझ में आया है उसी को शॉर्ट में लिख दो। मतलब सपोज करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ले लेते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सेल यूनिट ऑफ लाइफ का है ये। इसके अंदर क्या आता है, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, नेक्स्ट आपने पॉइंट बना दिया, एक टॉपिक आपने लिख दिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, नीचे एक पॉइंट बना लिया है, ठीक है, एक पॉइंट बना लिया, उसके आगे लिख दिया कंसिस्ट ऑफ, और जो भी चीज वो कंसिस्ट करता है वो लिख दिया। उसके आगे लिख दिया हर एक ऑर्गेनल का काम, गोल्जी अपैरेटस का क्या काम होता है, शॉर्ट में लिखना है। अब शॉर्ट में कैसे लिखना है, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सिस डेली शेड्यूल कैसा रहना चाहिए, सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा था किसी ने। तो थैंक यू सो मच दीदी टू गिव दिस वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिवाइज। कुड यू प्लीज पोस्ट अ वीडियो ऑन बायोमोलिक्यूल्स, ओनली दिस चैप्टर इज हार्ड फॉर मी, आई एम क्लास 12 CBSE बोर्ड स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एज वेल एज नीट 2025। रूहुल भाई, कांग्रेचुलेशंस रूहुल भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आपका सब क्लियर होगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में अगर आपको सिर्फ दिक्कत आ रही है, बाकी चैप्टर्स अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही करते रहो, बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी। प्लीज, मैं नीट 2025 एस्पिरेंट हूँ और बोर्ड्स भी है, इस पर कुछ वीडियो बना देंगे तो मदद हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है ब्रदर्स गेमर्स, पीछे जाके वीडियो को एक बार फिर से सुन लो। सिस मेरी फिजिक्स और फिजिकल अब तक स्टार्ट नहीं किया है, तो किया था, तो अब करेंगे तो हो जाएगा क्या सिस, प्लीज टेल मी, क्योंकि पहले बस 400 तक ही पढ़ने का प्लान था, अब सब पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया कि अभी आपको सब कुछ पढ़ना है, बट फिजिक्स और फिजिकल अभी आप तक, फिजिकल केमिस्ट्री आपने स्टार्ट नहीं किया, फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल करो यार। फिजिकल केमिस्ट्री तो एकदम हलवा है आपके, वो फिजिकल केमिस्ट्री जब आप सॉल्व करोगे और जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, उतना आपको जो डिलाइटमेंट फील होगा, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना उस टाइम पे अलग ही होता है। तो चीजों के अंदर है ना, डरो मत चीजों के अंदर घुसने से। एक कोई भी तरीके का डाउट में नहीं रहना कि मेरा होगा या नहीं होगा, आपको सिर्फ उसके अंदर जाना है, उस चीज को अच्छे से समझना है उसके अंदर रह के। उसके लिए आपको लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। आपको ये अगर आप दिल में रख के बैठोगे ना पढ़ने के लिए कि मेरे से ये होगा या नहीं होगा, तो आप उधर ही अटक जाओगे। अंडरस्टैंड दिस। मुस्कान विश्वकर्मा दी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैंने ड्रॉप लिया है, बट मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे प्रिपरेशन करना है। मैंने मई में बैच परचेज किया था, मई से सितंबर तक के मेरे सारे नोट्स सब है, बट 2 मंथ्स का गैप होने से मैं वो सब भूल गई हूँ और काफी सारा बैकलॉग भी हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुस्कान विश्वकर्मा, आपको डरना नहीं है, सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस रहना है। दूसरी चीज, आपकी नोट सारी बन चुकी है, मेरे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका पहला होगा अभी, है ना, तो उसमें आपने सारे नोट्स बना रखे थे, लेकिन 2 महीने का आपका गैप हो गया ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। आपकी क्या क्या चीजें हो गई, आपने पढ़ रखा है, लेक्चर्स बनाने का आपको अभी लेक्चर्स अटेंड करने की अभी आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें आपने नोट्स उसकी बना रखी है, तो नोट्स वापस बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, उसकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पीछे की 2 चीजें आनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, लेक्चर्स को तब देखो जब आपको नोट्स नहीं समझ आए। तो पहले आपको जाना है नोट्स पे, जो आपको नहीं समझ आ रहा है ना उसका लेक्चर देख लो, यही सोल्यूशन है। उसका लेक्चर देखो, उसको टाइम दो और समझने की कोशिश करो। और जो चीज आपने वहां पे क्यों नहीं समझ आया, वो आपने ऐसा क्या नहीं लिखा था, उसके अंदर क्या ऐड नहीं किया था जिसकी वजह से नहीं समझ आ रहा है, वो चीज लिखो वहां पे पेंसिल या पेन से, ठीक है। वो नोट्स के अंदर ऐड करो कि अच्छा इसके अंदर ये चीजें एक्स्ट्रा मुझे समझनी जरूरी थी। बस यही आपको डेडिकेशन रखना है। अगर आप इस डर में बैठे रहोगे तो अभी आपका 2 महीना छूटा है, अभी आपके और 2 महीने छूट जाएंगे, एग्जाम का टाइम एकदम करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका स्टेप है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। थैंक यू सो मच अपी, जरिया फातिमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अपी। विल कवर अ बैकलॉग्स असैप, जस्ट कीप मोटिवेटिंग अस, लव योर वीडियोस, थैंक यू सो मच। स्टडी कैफे लॉन्च, सामिया नूर, ओके। 5 मंथ में नीट क्लियर कर सकती हूँ, 5 मंथ्स में नीट क्लियर कर सकते हो, तो ये आपका डिपेंड करता है आपकी कितनी पढ़ाई हुई है। आप मुझे मेल करो, आपका क्या कंडीशन है, कितनी पढ़ाई हुई है, कोई कोचिंग ज्वाइन की है क्या, ये मुझे बताओ। देखो मैं हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूंगी कि आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन उसकी इसके साथ मैं हमेशा कंडीशंस दूंगी। और देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड जो आपको बताएगा कि आपसे हो सकता है या नहीं। ये सिर्फ आपकी खुद के अंदर की कैपेबिलिटी, आपका खुद का पोटेंशियल है, जो आप खुद डिसाइड करोगे कि आपसे होगा या नहीं। ये आपके पास में खुद इसका आंसर है, जो आप ढूंढने से डर रहे हो या फिर ढूंढना नहीं चाहते हो, लेकिन इस चीज का आंसर आपके पास में खुद है कि आपसे ये होगा या नहीं।
ये सवाल दूसरों से पूछना आप बंद कर दो और खुद पे यकीन रखना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिया दी मेक अ वीडियो ऑन डिटेल एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, हाउ टू गेट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मॉक पेपर, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ओके जिया, a video on mock test analysis will be uploaded soon। कैसे करना है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू कैसे मॉक टेस्ट देना है, कितने मॉक टेस्ट देना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इट इन द अपकमिंग वीडियोस। अनदर इज, दीदी मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, टेस्ट भी रेगुलर दे रही हूँ बट मार्क्स नहीं बढ़ रहे, स्टक एट 450 to 500 एंड ये मेरा सेकंड ड्रॉप है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है और लग रहा है नहीं होगा, टेस्ट एनालिसिस भी करती हूँ बट स्टिल मार्क्स नहीं बढ़ रहे, 600 तक गेन कर सकती हूँ क्या, प्लीज़ कैसे करूँ, गाइड करो। लास्ट ईयर स्कोर वॉज 329। लास्ट ईयर आपने पढ़ाई करके मार्क्स लाए हैं ये, और आपने कितनी पढ़ाई की है, अभी आपकी कितनी पढ़ाई हुई है। मेरा कोई बैकलॉग नहीं है आप ऐसा बोल रहे हो, टेस्ट भी रेगुलर दे रही हो आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन 450 to 500 स्टक है, आपका जो है कोई बैकलॉग नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। मैं बताऊँ आपके बैकलॉग्स क्या है, आपके बैकलॉग्स वही क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अभी वो क्वेश्चन को आपको करना क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट वाले, वो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो एक क्वेश्चन को पकड़ो जो रॉन्ग आया, अब उससे ही पकड़ के रखो और देखो ये कहाँ कौन से टॉपिक में से आया है, उसके एनसीईआरटी, उसके नोट्स, उसके लेक्चर रेफर करो। सबसे पहले आपको जाना है अपने नोट्स में कि आपने उसमें क्या लिख रखा है। नोट्स नहीं समझ आए, देन ओपन योर वीडियोस, ठीक है, कोई भी लेक्चर अगर आपके पास में है, लेक्चर्स में देखो, यूट्यूब पे देखो, या फिर अपने कोच से पूछ लो, ठीक है, आपके जो भी टीचर्स हैं उनको पूछ लो। आफ्टर दैट एक बार एनसीईआरटी का क्या लैंग्वेज है, जस्ट ये ऑप्शनल है, ठीक है, एनसीईआरटी का जो है ज्यादातर कॉन्सेप्ट समझने के लिए यू डोंट रेफर एनसीईआरटी फॉर फिजिक्स, ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस केस में अभी आप क्या करोगे कि जो क्वेश्चन रॉन्ग आया है उसको आपने पकड़ लेना है, उस टॉपिक को जाके देखना है फ्रॉम ऑल दीज मेथड जो मैंने बताए, ठीक है, इसी स्टेप में जाना है। नोट्स देखनी है, नोट्स नहीं समझे तो लेक्चर्स देखो, अपने टीचर से पूछो, आफ्टर दैट देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, ठीक है, इतनी चीज आपको करनी है, वो टॉपिक आपका डन होना चाहिए। अब इसको आप चेक कैसे करोगे कि यहाँ से मेरा जो एक क्वेश्चन रॉन्ग आया, अब मेरे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये चेक करने के लिए आप उससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन सर्च करो गूगल पर, ठीक है, एज इट इज डालो, आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके आंसर कीज देखो, और ऐसे आप करोगे ना कंटिन्यू, आप एक बुक लेके बैठोगे ना, उसके अंदर आप जो भी क्वेश्चन रॉन्ग आया है वो क्वेश्चन शॉर्ट में लिखो कि भाई ये टॉपिक से मेरा क्वेश्चन रॉन्ग आया था, इन केस ऑफ फिजिक्स, ऐसा एक कॉलम बना लो, ठीक है। उसके बाद में उस चीज को बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये इतने सारे जो पॉइंट्स मेरे 3 मॉक टेस्ट में से मैं कंटिन्यूसली देख रही हूँ, इस चैप्टर में से इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीक हूँ या फिर मेरे आंसर्स नहीं आ रहे हैं इसके अंदर करेक्ट, तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि मेरा जो है ये चैप्टर में ये टॉपिक वीक है, तो दैट इज योर बैकलॉग, उसको आपको क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। और इस तरीके से फिर आगे के क्वेश्चंस आप लोग कनेक्ट करने का ट्राई करो। यू नो वन साइड आई विल टॉक अबाउट नॉलेज, कि आपको नॉलेज गेन करनी है। अनदर वर्क, अनदर इंपॉर्टेंट वी कैन से एक तरीके का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है ना इसको आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज विजडम। आपके पास में विजडम होना चाहिए ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? नॉलेज जो आपको एक जगह से, एक सोर्स से मिल रही है, विजडम उस सोर्स के, विजडम क्या होता है, जो पहले आपने सोर्स से नॉलेज गेन करी, आप उसको दूसरी जगह कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट इज विजडम। तो अपना नॉलेज पावर के साथ साथ विजडम भी इंक्रीज करो कि यू मस्ट नो कि ये क्वेश्चन मैंने पहले देखा है और ये उसी से रिलेटेड है या फिर उससे अलग भी आया है, उससे डिफिकल्ट लेवल का भी आया है, तो वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर से किस तरीके से यूज होगा। दिमाग को दौड़ाओ। यू डू नॉट सेट लाइक एक आपने स्टैचू बन के बैठ जाना है, इसका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं। आपको आपका जो दिमाग कम काम करता है ना, इट इज लाइक दी आयरन भी रस्ट पकड़ लेता है, उसी तरीके से आपका दिमाग है, उसको अगर आप दौड़ाओगे नहीं, उसको आप वर्किंग नहीं रखोगे, एक्टिव नहीं रखोगे, उसको भी एक रस्ट होता है, वो भी एक कोरोजन में, उसको भी एक मतलब एक तरीके का कोरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपको करना है। अनदर क्वेश्चन, दी मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, बट अभी से करने से क्या मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो, आपके पास में काफी सारा टाइम है अभी, अगर आपके पास में सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है तो। अगर आपका कुछ सिलेबस बाकी है, आप बोल रहे हो सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, तो आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम पता चलेगा कि आपका कितना सिलेबस, कितने एफिशिएंटली आपने उसको कवर किए हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो नीट का पेपर आप देने जा रहे हो, उस दिन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन नहीं होना चाहिए। उस दिन आपको ये नहीं रियलाइज होना चाहिए कि मेरे जो है ये कॉन्सेप्ट वीक थे, इस पर मुझे और मेहनत करने की जरूरत थी, या मुझे इस पर और क्वेश्चन देने की पेपर्स देने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। नहीं, दिस इज द टाइम, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, ताकि नीट वाले दिन आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक सरप्राइज में रहो, एक एंजॉयमेंट में रहो, एक आपको सेटिस्फेक्शन रहे उस दिन, है ना। तो उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना उस दिन आप प्रैक्टिस करके आओगे, फिर नीट का पेपर अगले साल दोगे, है ना।
तो इसी तरीके से आपको प्लानिंग रखनी है। स्टॉप थिंकिंग सो मेनी लाइक डम क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे ही आएंगे, उसको आपको टैकल करना है खुद से। जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताया है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पेशेंस रखना है, डेडिकेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कहीं पर आपका क्विट करने का मूड करे, कहीं पर आपको ऐसा लगे कि बस अब मेरे से और ये सिलेबस नहीं देखा जाता, फिर भी आपको उस दिन भी पढ़ना होगा। नींद तोड़ने का मन नहीं करेगा, नींद तोड़ के पढ़ाई करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूसली देने हैं। मैंने जो रिवाइज करने का मेथड बताया है उसको फॉलो करो, दैट्स इट। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है सो डू शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दैट्स इट। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे ऑल द रिक्वायर्ड अपडेट्स और जो भी एज अ नीट एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। स्टडी मटेरियल्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।